हेलो गाइस, दिस इज़ अमन बंसल। तो आज हमारी 11th क्लास अधिकार चैप्टर की दूसरी और आखिरी वीडियो होगी। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो एक बार पहली वीडियो देखिए। इस वीडियो के बाद अधिकार चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे जो डाउट्स हैं या सारा जो भी टॉपिक है मैंने एक ही डायग्राम पे कवर करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकारों का वर्गीकरण, पिछली वीडियो में भी अधिकारों का वर्गीकरण कराया था और डिटेल में जा रहे हैं और टॉपिक वाइज से समझ रहे हैं। पहला है सामाजिक अधिकार। सबसे पहले सामाजिक अधिकार की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। सामाजिक अधिकार से हमारा अभिप्राय है वे अधिकार एक समाज के सदस्य होने के नाते हमारे विकास के लिए हमें दिए जाते हैं। जैसे कि जीवन का अधिकार, देखिए आप एक समाज में पैदा होते हैं, फिर आपको जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है। आपका जन्म हुआ है प्राकृतिक अधिकार के अंदर, मैंने इसे बताया था, पर मैंने क्या कहा था बाद में कि अब ये मान्य नहीं रहे हैं। है तो ये प्राकृतिक अधिकार पर इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसे सामाजिक अधिकार की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है कि जीवन जीने का अधिकार। यदि आप एक समाज में पैदा हुए हैं वहाँ पर जीवन जीने का आपको पूरा अधिकार है और अपना विकास करने का अधिकार है। मान लीजिए जीवन मिलने के बाद यदि आपकी मृत्यु कर दी जाती है तो आपका क्या विकास होगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी चीज़ को कहा जाता है जीवन का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, एक समाज में विकास करने के लिए लोगों को शिक्षित होना ज़रूरी है, इसी चीज़ को बोला है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार से हमारा अभिप्राय है कि बिना किसी भेदभाव के यदि आप एक समाज के सदस्य हैं तो आपको ज़रूर शिक्षा का अधिकार दिया जाए। परिवार का अधिकार, परिवार के अधिकार से हमारा अभिप्राय है कि आप एक समाज के अभिन्न अंग हैं, उसके साथ आप समाज को बढ़ाने के लिए, यानी एक शादी करने के लिए, शादी के बाद बेबी पैदा करने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र। आपको इसका अधिकार है कि आपको अपना परिवार किस तरीके से आगे बढ़ाना है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आपको न्यूक्लियर फैमिली रखनी है या जॉइंट फैमिली रखनी है, वो भी इसी अधिकार के अंदर आता है। ये आपका सामाजिक अधिकार है क्योंकि आप ये समाज पे इफ़ेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए एक आप समाज के सदस्य हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आप कैसे रहते हैं, किस प्रकार का पहनावा करते हैं, पहनावा पहनते हैं, कैसे बाल रखते हैं, कैसे बोलते हैं, जो भी व्यक्तिगत चीज़ होती है इसको आपकी स्वतंत्रता, पर इसमें समाज की हानि नहीं होनी चाहिए। इसे सामाजिक अधिकार के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि आपका जो पहनावा है वो आपके सराउंडिंग में यानी समाज पर प्रभाव डालता है। एक IAS ऑफिसर किसी मोहल्ले में रहता है तो उसकी बड़ी पॉजिटिव वाइब वहीं पर जाती है, और उसी मोहल्ले में कोई चोर रहता है, यानी जो उसका व्यक्तिगत है पर्सनैलिटी है, वो चोरी करनी है या वो चोर है पेशे से, तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इस प्रकार से समाज पर प्रभाव डालता है। तो हमारा सामाजिक अधिकार ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपनी आर्थिक दशा का विकास कर सकते हैं। वे सारे अधिकार क्या कहलाते हैं? आर्थिक अधिकार। जैसे कि काम करने का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार, अवकाश पाने का अधिकार, काम के निश्चित घंटों का अधिकार। इन्हें समझते हैं। चारों अधिकार किस प्रकार से कैटेगराइज करे गए हैं? काम का अधिकार, देखिए आप एक देश में रहते हैं और आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, आर्थिक दशा सुधारनी है, तो काम तो करना पड़ेगा। कैसे काम करोगे? तो आप काम की डिमांड कर सकते हैं सरकार से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। उसको आपके अफसर दिए जाएंगे जिसमें चाहे 1 पेपर हो, 2 पेपर हो, 3 पेपर हो, जैसे वो पता होगा Tier 1 Tier 2 मेंस, इस तरीके से होती हैं चीज़ें। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करके काम मिल जाएगा। दूसरा, कई लोग पढ़ाने का काम करते हैं, पुलिस की जॉब करते हैं, किराने की दुकान खोलते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, मैकेनिक होते हैं, बाइक मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें काम के अधिकार के अंदर आती है। यानी आपके जीवन यापन के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा? काम करने से। काम करने से आपको नहीं रोका जाएगा, इसी चीज़ को बोला गया है काम का अधिकार। उचित मजदूरी का अधिकार, इसका मतलब है कि आपकी जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, इन सारी चीज़ों को साइड रखकर आपने जितना काम करा है उस काम के अनुसार आपको मजदूरी दी जाए, यानी आपको अपना पे दिया जाए, वेतन दिया जाए। इसी को कहा गया है उचित मजदूरी का अधिकार। ना तो महिला ना तो पुरुष, कुछ नहीं देखा जाएगा। यदि कोई महिला 8 घंटे की कोई जॉब करती है, 10,000 उनके बनते हैं, 10 ही उन्हें दिए जाएंगे। और उसी काम को कोई पुरुष करता है 10 घंटे, ये जो 8 घंटे मतलब सेम टाइम पीरियड काम करते हैं, तो सेम तनख्वाह दोनों को दी जाएगी। इसको कहते हैं उचित मजदूरी का अधिकार, उचित वेतन का अधिकार कह सकते हैं आप इसे। आगे बढ़ते हैं। अवकाश पाने का अधिकार, देखिए कोई भी जॉब है या कोई भी बिजनेस है, बिजनेसमैन भी हफ्ते में एक छुट्टी या 15 दिन में, 8 दिन में छुट्टी जरूर रखता है। क्यों? आप मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, संडे लगभग सभी का ऑफ रहता है, ताकि रिफ़्रेश होके वो अगले हफ्ते से और अच्छे से काम कर सके। जो काम करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसे बढ़ाया जा सके। इसी को कहते हैं अवकाश पाने का अधिकार। हर व्यक्ति को अवकाश पाने का अधिकार है, एक छुट्टी तो उसकी बनती है विद इन अ वीक। काम के निश्चित घंटों का अधिकार,
देखिए काम के निश्चित घंटे होंगे कि आपको 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। यूँ नहीं आप सुबह आपको 9 बजे बुला लिया, अगर रात को 11 बजे छोड़ा जा रहा, पार्ट टाइम ओवर टाइम वो चीज़ें अलग होती है। पर काम के निश्चित घंटों का अधिकार आपसे तय करा जाएगा कि आपको 8 घंटे जॉब करनी है, 9 घंटे जॉब करनी है। मतलब जो उस कंपनी का क्राइटेरिया है, 9 घंटे बुलाए तो 9 ही जॉब करवाएगा, वो कम या ज़्यादा नहीं करवा सकता। इसी को बोला गया है निश्चित काम के निश्चित घंटों का अधिकार। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा एक नागरिक, ध्यान से सुनिएगा, एक नागरिक देश की राजनीति में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करता है या अपना भाग भी देता है, भाग लेता है। इसी चीज़ को कहते हैं राजनीतिक अधिकार, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंदर हमें 4 अधिकार दिए गए हैं, और भी हैं, इन चारों को समझते हैं। पहले मत देने का अधिकार, राइट टू वोट, आप सभी को पता हमारा मौलिक अधिकार भी है, और इसकी कैटेगराइज हमने यहाँ भी कर रखी है। यानी भारत में जो भी नागरिक है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे राइट टू वोट है, वो वोट डाल सकता है। शर्त क्या है, भारत का नागरिक हो और उसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष हो गई है, उसके बाद वो वोट डाल सकता है। सरकार की आलोचना का अधिकार, देखिए आप एक लोकतंत्र देश में रहते हैं जिसमें आपको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया जाता है, यानी आप अपनी विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसे कहते हैं अभिव्यक्ति का अधिकार। तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, यानी सरकार की नीतियों की बुराई कर सकते हैं, बशर्ते, शर्त क्या है, आप सरकार की मानहानि नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। इस प्रकार से अपनी बातों को नहीं रख सकते कि सरकार की मानहानि हो। आगे बढ़ते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार। आप सभी को पता है आप चुनाव लड़ सकते हैं। शर्त क्या है, कहीं पे 21 साल उम्र मांगी गई है, कहीं पे 25, जैसे कि राज्यसभा की 25 है, लोकसभा की। इस हिसाब से चुनाव लड़ने का अधिकार आपको दिया गया है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं यदि आप भारत के नागरिक हैं, आपको सिटीजनशिप प्राप्त है तो, नहीं है तो प्राप्त कीजिए किसी भी तरीके से, जो भी हमारे पास तरीके हैं सिटीजनशिप प्राप्त करने के। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, आप कोई भी जब चुनाव लड़ोगे तो राजनीतिक दल ऑटोमेटिकली बनाना ही पड़ेगा, बिना राजनीतिक दल बनाए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये सारे अधिकार आपको राजनीतिक अधिकार के तहत दिए गए हैं। मोटा मोटा इसका मतलब क्या है, इनका यूज़ कर कर आप कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में भाग लेते हैं, ये होते हैं राजनीतिक अधिकार। कानूनी अधिकार पढ़ लिए, मौलिक अधिकार पढ़ लिए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, हर प्रकार का अधिकार हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, जिसमें हम अधिकार को बिल्कुल कवर अप करके एक तरफ फेंक देंगे। अधिकारों का वर्गीकरण का महत्व या अधिकारों का महत्व, हमारे टॉपिक का नाम है अधिकारों का महत्व। हमें जो अधिकार दिए गए हैं उनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, या अहमी दे दी है। पहला है व्यक्तित्व का विकास। इससे क्या होता है, अधिकारों से एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। फॉर एग्जांपल शिक्षा का अधिकार है, आप शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें 4 चांद लगने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। कमाने का अधिकार है, जब पैसे कमाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखरने लगेगी। इसी चीज़ को बोला गया है कि अधिकारों का एक महत्व क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। समाज का विकास, देखिए जब एक एक व्यक्ति विकास करता जाएगा, अधिकारों की मदद से प्रत्येक व्यक्ति का जो है विकास होता रहेगा, तो धीरे धीरे ये ह्यूमन चेन पूरे समाज में फैल जाएगी। व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बना होता है। इसी चीज़ को बोला है कि समाज का विकास होता है। यानी अधिकारों का महत्व क्या है, पहला हर व्यक्ति के पर्सनैलिटी का यानी उसकी व्यक्तित्व का विकास होता है। पर्सनैलिटी का मतलब दिखावा नहीं होता, उसका कैरेक्टर, बोलने का स्टाइल, रहने का तरीका, ये सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व के अंदर आती है, उसका विकास होता है। जब एक व्यक्ति का विकास हो जाएगा, समाज का विकास होना शुरू हो जाएगा। अधिकारों की व्यवस्था समाज की आधारशिला। देखिए अधिकारों की व्यवस्था समाज की आधारशिला, यानी समाज जो टिका है, वो अधिकारों पर टिका है। यदि अधिकारों को हटा दिया जाएगा तो समाज बिखर जाएगा, समाज में अव्यवस्था आ जाएगी। क्यों, देखिए जितने भी अधिकार दिए गए हैं कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाते हैं। समानता का अधिकार समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को समान बनाती है। स्वतंत्रता का अधिकार समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है, परंतु एक रूप से। जितने भी अधिकार दिए गए हैं एक मात्रा में, एक ही तरीके से दिए गए हैं। यदि वो ना होंगे समाज में अव्यवस्था आ जाएगी। लोग धर्म, जाति, लिंग इन सभी चीज़ों पर लड़ने लगे, लड़ते हैं।
हमें वो नहीं पढ़ना होता क्या है, हमें पढ़ना है कि हमारे देश में हमारे संविधान के द्वारा हमें किन प्रावधानों से नवाजा गया है। तो वही सारे प्रावधान है कि जो हमारा समाज है उसकी आधारशिला, यानी वो किस पर टिका है, अधिकारों पर टिका है। यदि अधिकार नहीं होंगे तो समाज में अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता। लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिकार ज़रूरी है, क्यों? देखिए, थोड़ा टिपिकल सा लग सकता है आपको। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों का शासन कह सकते हैं आप। ये कैसे होगा? वोट डाल के। अब मान लीजिए वोट डालने का आपको अधिकार दिया गया, ऊपर ये लिखा मत देने का अधिकार, और अगर आपको ना दिया गया ये वाला अधिकार तो क्या आप वोट डाल पाएंगे? वोट नहीं डाल पाएंगे, लोगों का शासन नहीं होगा। लोगों का शासन नहीं होगा तो लोकतंत्र किस बात का हो गया? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अधिकारों का महत्व है या अधिकारों की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखिए, जितने भी हमें मौलिक अधिकार हों, या चाहे भी जितने मैंने राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सब जो मैंने पढ़ाया है ना, ये क्या करते हैं? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो लिंक है राज्य को कल्याणकारी बनाने से है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार, कि राज्य के द्वारा सभी धर्मों को, सभी जातियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। सभी शिक्षा प्राप्त कर सकें, सभी को समान माना गया है, समान अवसर दिए गए हैं। चाहे वो लोक नियोजन हो, अपना काम फैलाना हो, कोई भी काम हो, सभी को समान माना गया है। तो अधिकारों से ये 5 चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। हमारी पर्सनैलिटी का विकास होता है, समाज का विकास होना शुरू हो जाता है। अधिकारों की जो व्यवस्था है वो समाज की आधारशिला है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना और लोकतंत्र की सफलता के लिए अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण हमारा अधिकार चैप्टर ख़त्म होता है। तो प्लीज़ इसे पढ़िएगा, समझिएगा, क्वेश्चन फंसेंगे आपके पेपर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।